सो हेलो 9 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो और कैसे चल रही है आपकी फाइनल एग्जाम्स की तैयारी? फटाफट से कमेंट करके बता दो। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि काफी क्लोज हम आ चुके हैं आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए। तो ये डेट्स जो होंगे आपके फाइनल एग्जाम्स कब होने वाले हैं उसका कमेंट करके जरूर से बता देना, ताकि हमें भी आइडिया लग जाए कि आपका फाइनल एग्जाम कब है, जो आखिरी में होता है। और उसके अकॉर्डिंग हम बहुत सारे वीडियोस की प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए, तो हमें आसानी होगी आपके लिए वीडियोस को डालने के लिए। ठीक है, साथ ही में एक और चीज बताना चाहता हूं कि पूरा सिलेबस जैसे कि आपको पता है हमने पढ़ा रखा है। तो आपको जो भी चैप्टर्स में दिक्कत है, मान लो कोई चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, सर कंसेप्ट नहीं मालूम है, कैसे सॉल्व करते नहीं पता, तो आप हमारे लेक्चर्स को आराम से देख सकते हो। पूरे व्हाइट बोर्ड के पूरे वीडियो साइंस मैथ्स एसएसटी के सारे सब्जेक्ट के प्रेजेंट है। प्लस हम नए बैच में भी आपको डिजिटल बोर्ड पे दोबारा पूरा साइंस दोबारा पूरा मैथ्स को पढ़ा रहे हैं। और आप देख सकते हो काफी क्लोज आ गए खत्म करने के लिए, यानी कि चैप्टर नंबर 6 तक पहुंच गए। एक एक चैप्टर और बचा हुआ है, पूरा पूरा नया सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी नया बैच का नया जो वीडियोस बन रहे हैं वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग हार्ड। एक रिकमेंडेशन ये रहेगा कि जब भी आप वीडियोस देखते हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर थोड़ी सी टाइम की कमी है, तो 1.5 की स्पीड पे आप हमारे वीडियोस को देख सकते हो, जिससे आपका थोड़ा सा टाइम बचेगा, क्योंकि भगा के देखोगे तो टाइम बचेगा। और मैं एक रिकमेंडेशन दोस्तों बोलता हूं, और एक तरीके से आपको रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं, प्लीज जब भी आप हमारे कोई भी वीडियोस देखते हो तो प्लीज अपने सभी दोस्तों को शेयर करके जरूर बताना, क्योंकि जो सपना है ना दोस्तों मेरा कि हर एक बच्चे तक पहुंचने का, वो आप लोग ही पूरा कर सकते हो। ठीक है, तो प्लीज शेयर करते रहना अपने सारे के सारे 9 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और साथ ही मैं आप सभी लोग को बोलूंगा, जब भी आप वीडियो देखोगे तो वीडियो को लाइक और अच्छा अच्छा कमेंट जरूर से करना। ठीक है, तो चलो ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये चैप्टर किस बारे में? फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, जिसमें हमने देखा था क्या होता है इनकम। तो कोई भी चीज सैलरी के तौर पर आती है, दैट इज द इनकम। उसमें से हम जो भी खर्च कर देते हैं, चाहे इन्वेस्ट करते हैं, चाहे पैसा घर गृहस्थी की चीजों के लिए खर्च करते हैं, चाहे स्कूल की फीस भरने के लिए करते हैं, वो जो पैसा खर्च होता है दैट इज एक्सपेंडिचर। ठीक है, और अगर आपको सेविंग करना है तो जो भी इनकम रहेगा उसमें से एक्सपेंडिचर माइनस हो जाएगा, और जो पैसा बच जाएगा दैट इज नथिंग बट सेविंग्स। तो इसके ऊपर काफी सारे एग्जांपल्स हमने पिछले कुछ लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर 1 में देखा था, जिसमें प्रैक्टिस सेट 6.1 हमने सॉल्व किया। आज का हमारा सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 6.2 सॉल्व करेंगे, और इसमें हमें पढ़ना है इनकम टैक्स के बारे में। यस, आपने सुना होगा, यस, इनकम टैक्स। ठीक है, तो चलो इनकम टैक्स क्या होता है ये सब चीज बताऊंगा। बहुत मजेदार टॉपिक है आज का, तो ध्यान से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है आज का, ध्यान से सुनना सभी बच्चे लोग को रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो टैक्सेस, टैक्सेस क्या होता है भाई, इसको पहले समझते हैं हम लोग। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय अ टैक्स? ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन ये दोनों को पढ़ाने के पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। पहले के जमाने में टैक्स को बोला जाता था कर। ठीक है, क्या बोला जाता था? कर के, मतलब अगर हिंदी में लिखूं मैं तो हिंदी वर्ड है कर। ठीक है, तो कर मतलब क्या होता था, जैसे या फिर कर भी बोला जाता था, या फिर अगर मैं एक और वर्ड बोलूं तो जिसको बोलते हैं लगान। तो अगर आपने मूवी देखी है, ये वाली मूवी देखी है लगान, ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि जो अंग्रेज होते थे, जब हमारे देश के ऊपर उन्होंने राज करना शुरू किया, पहले तो वो एक बिजनेस के बहाने हमारे इंडिया में आए। उस टाइम पे हमारे इंडिया में ऑलरेडी मुगल्स लोग का पहले कब्जा था। ठीक है ना, मुगल्स लोग ने कहीं ना कहीं पूरा राज करके रखा था, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी थी हमारे इंडिया में, और इंडिया ऑलरेडी थोड़ा कमजोर पड़ गया था। बहुत सारे राजा वगैरह थे उस टाइम पे, कोई बात नहीं। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उनके पास एकदम मॉडर्न इक्विपमेंट्स थे। मतलब अगर आप तलवार से फाइटिंग कर रहे हो, ठीक है ना, समझो इस बात को, आप तलवार से फाइटिंग कर रहे हो, और वही आप अगर मान लो कि बंदूक से फाइटिंग कर रहे हो, तो दोनों में फर्क तो होगा ही। ठीक है, तो कौन जीतेगा? ऑब्वियसली बंदूक से गोली चलाने वाला ही जीतेगा। तो यही चीज आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि उस टाइम पे जो ब्रिटिश थे ना, उनके पास पावरफुल वेपन्स थे, इसीलिए वो इंडिया पे आके और बहुत सारे राजा को इजीली डिफीट कर पाते थे। बहुत सारी लड़ाइयां हुई, अगर आपको पता है कितने सारे वॉर्स हुए थे, आप जरूर से हिस्ट्री पढ़ना, बहुत मजेदार चीज है। ठीक है, ये सब चीज मैंने हिस्ट्री में भी पढ़ाया हुआ, अगर आपके सिलेबस में है तो ये चीज उस टाइम पे जब अंग्रेज थे तो वो क्या करते थे कि भाई तू, मैं तेरे ऊपर राज कर रहा हूं, तो तू मुझे बदले में क्या देगा? टैक्स देगा, लगान देगा, जिसको बोलते हैं लगान। तो वो मूवी में दिखाया है, 3 गुना लगान देना पड़ेगा, ऐसा बोलता है ना, सेम वही चीज है। तो लेकिन अब इंडिया में क्या है? डेमोक्रेसी है, गवर्नमेंट का राज है, लेकिन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अपना खर्च करती है, जैसे रोड्स बनाती है, ब्रिज बनाती है, रेलवेज है, बहुत सारी और भी चीजें गवर्नमेंट करती है। तो गवर्नमेंट के पास कहां से पैसा आएगा भाई? हमको ही देना पड़ेगा ना। तो हम जो भी कमाते हैं उसका एक हिस्सा 1% ऑफ हिस्सा हमें गवर्नमेंट को एज ए टैक्स देना पड़ता है, दैट इज नथिंग बट टैक्स। अब वो टैक्स हर किसी इंसान को देना पड़ता है क्या? नहीं, उसके लिए भी कुछ रूल्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं। तो वो क्या रूल है पढ़ेंगे। लेकिन दो टाइप्स ऑफ टैक्स, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि टैक्सेस विच आर पेड डायरेक्टली बाय द टैक्स पेयर, यानी कि अगर कोई इंसान है, जैसे मान लो कि मैं एक इंसान हूं और मैं 18 साल के ऊपर हूं, मैं पैसे कमा रहा हूं, और मान लो कि मैं कहीं ना कहीं इतना पैसे कमा रहा हूं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने सेट कर रखा है, मैं बताता हूं अभी, उसके ऊपर जा रहा है, तो मुझे उसका कुछ परसेंटेज ऑफ हिस्सा एज ए गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तो मैं जब दे रहा हूं तो मैं क्या कहलाऊंगा? मैं कहलाऊंगा टैक्स पेयर। मैं क्या कहलाऊंगा? टैक्स पेयर, यानी टैक्स भरने वाला इंसान।
और गवर्नमेंट को दे रहा हूं तो गवर्नमेंट टैक्स को रिसीव करेगी। तो अगर कोई भी टैक्स डायरेक्टली भरा जाता है टैक्स पेयर द्वारा तो वो होता है इनकम टैक्स। जैसे कि हर इंसान मतलब जो भी कमाने वाला इंसान है वो इनकम टैक्स भरता है, मैं भी भरता हूं, ठीक है बच्चा। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स की अगर मैं बात करूं तो वो होता है डायरेक्टली पेड नहीं किया जाता है, वो इनडायरेक्टली पेड किया जाता है, जैसे कि थ्रू सर्विस टैक्स। यानी कि कोई अगर आपको कोई सर्विस दे रहा है, ठीक है, उस पर सर्विस टैक्स लग जाता है। जैसे आज के डेट में हम लोग क्या बोलते हैं, जीएसटी बोलते हैं, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। तो अभी जो आप सिलेबस का जो ये पढ़ रहे हो ना, ये थोड़ा पुराना है, उसके बाद कई सारे अपडेट्स आए हैं, कई सारे रेगुलेशंस आए हैं, कई सारे और रूल्स आए हैं, तो वो सब चीज आप फ्यूचर में पढ़ोगे। लेकिन अभी जो आपका सिलेबस में जो लिखा है मैं आपको वही पढ़ाऊंगा, ठीक है बच्चा। अपडेटेड नहीं पढ़ा रहा हूं, जो है वही। लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा सा बड़े हो जाओगे तो अपडेटेड क्या चल रहा है उसकी जानकारी आप जरूर से रख लेना। एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटीज हो गया, कि आप कोई भी चीज बाहर देश से मंगाओ उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगता है। आप इंपोर्टेड गाड़ियां मंगाओ, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स मंगाते हैं ना, इंपोर्टेड गाड़ियां 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ की, उसके ऊपर भी टैक्स और देना पड़ता है। तो ये सब चीज इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब टैक्सेबल इनकम क्या होता है? टैक्सेबल इनकम मतलब इतना इनकम एक आदमी कमा रहा है कि उसको टैक्स देना पड़ जाए, दैट इज नथिंग बट टैक्सेबल इनकम। तो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस जो पुरानी वाली चीजें हैं उसके हिसाब से अगर आपकी एज 60 से कम है, 60 ईयर से कम आपकी एज है, ठीक है, तो आपका एग्जेम्पशन लिमिट हो जाएगा 2.5 लाख पर ईयर। मतलब आपकी अगर इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है और आपकी एज 60 साल से कम है, तो अगर मान लो कि आपका 60 साल से कम है तो 2.5 लाख तक की कोई आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं। मतलब आप 2.5 लाख कमा रहे हो तो कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं। लेकिन 2.5 लाख से ऊपर कमा रहे हो तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कुछ परसेंटेज होता है, वो टैक्स आपको भरना पड़ेगा। और वो परसेंटेज वगैरह अभी आपको नहीं पढ़ना, अभी आप बहुत छोटे हो, 9th में हो। तो जैसे 10th में जाओगे तो एक और चैप्टर आएगा फाइनेंशियल प्लानिंग नाम का, 10th में सेम चैप्टर सेम नाम का, उसमें आपको थोड़ा बहुत जीएसटी और टैक्सेस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अभी नहीं पढ़ना, अभी सिर्फ आपको पढ़ना है कि भाई वो टैक्स भर सकता है कि नहीं भर सकता। तो अगर कोई इंसान है जिसका एज 60 साल है, 60 साल से कम है, और उसकी सैलरी मतलब ओवरऑल इनकम जो है वो 2.5 लाख से कम है तो टैक्स नहीं भरेगा। लेकिन अगर 2.5 लाख से ऊपर है तो उसको टैक्स भरना पड़ेगा, समझ में आया। लेकिन वही रूल अप्लाई होता है 60 साल के ऊपर वालों के लिए अलग तरीके से। तो अगर किसी इंसान की एज 60 साल है या फिर 60 के ऊपर है, 61 भी है, तो उस इंसान का जो एक्सेम्पशन लिमिट है वो है 5 लाख। यानी 5 लाख तक उसको कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं। नॉर्मल आदमी को कितना भरना पड़ेगा? जो 60 साल से छोटा है उसको 2.5 लाख भी आगे आ गया, 2.5 लाख से कम आया तो टैक्स नहीं भरना। लेकिन 2.5 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा आया तो उसको टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन अगर वही बुजुर्ग आदमी है, मतलब 60 प्लस है, 61 62 है या फिर और भी ऊपर है, तो वो 5 लाख भी कमा रहा है तो भी उसको टैक्स भरने की जरूरत नहीं। लेकिन 5 लाख के ऊपर अगर 1 रुपया भी जाता है तो फिर उसको भी टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये सिस्टम आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूं सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसी बात पे लाइक कर देना। इनकम टैक्स, जैसे मैंने बोला, इनकम टैक्स क्या है? एक कानून बनाया गया था 1961 में, 1961 में ही एक रूल बना दिया गया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसको इनकम टैक्स एक्ट कहा जाता है। उसमें 2 टर्म्स आ जाते हैं, फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर। तो व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल ईयर? फाइनेंशियल ईयर मतलब जैसे हम लोग का एक साल होता है, जनवरी से शुरू होता है, 1 जनवरी से, और वो 31 दिसंबर 31 दिसंबर में खत्म होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एकेडमिक ईयर, और वी कैन से कैलेंडर ईयर बोलते हैं, नॉट एकेडमिक, कैलेंडर ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलेंडर। 1 जनवरी से 31 दिसंबर पे खत्म हो रहा है तो वो कैलेंडर ईयर है। लेकिन फाइनेंस में बात अलग होती है। फाइनेंस में याद रखना कि कोई फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो होता है आपका 1 अप्रैल से चालू और 31 मार्च तक कंप्लीट होता है। यानी बैंकिंग वगैरह काम कैसे करते हैं? 1 अप्रैल से उनका नया साल शुरू होता है, बैंक वाले लोग के लिए, जो फाइनेंस से जुड़ा हुआ है उनके लिए बात कर रहा हूं, जिनको इनकम टैक्स भरना है, आईटीआर जिसको बोलते हैं, इनकम टैक्स फाइलिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो डेट होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। एक होता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि आप 1 अप्रैल 31 मार्च अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक भर रहे हो, उसके करंट बाद यानी तुरंत बाद अगर कोई एक फाइनेंशियल ईयर आ रहा है उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं। जैसे मान लो कि आप फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की बात कर रहे हो, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की बात कर रहे हो, तो ये आपका क्या हो गया? FY यानी फाइनेंशियल ईयर। लेकिन वही असेसमेंट ईयर इस चीज के लिए क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 2023-24। ये आपके लिए क्या हो जाएगा? आपका असेसमेंट ईयर, ठीक है, याद रखना। तो उसके बाद वाले को असेसमेंट ईयर बोलते हैं। जिस असेसमेंट में, जैसे मान लो कि आप 2023-24 में हो लेकिन आप इनकम टैक्स फाइल कर रहे हो किस चीज का? 2022-23 का, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का फाइल कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये चीजें याद रखना। उसके बाद होता है एक पैन। तो पैन कार्ड आपने सुना होगा, शायद आपके पापा मम्मी बड़े भाई जो 18 साल के ऊपर है उनके पास पैन कार्ड जरूर होगा। आप भी जब बड़े हो जाओगे तो आपका अपना पैन कार्ड बनेगा। अब पैन कार्ड क्या होता है? ये एक ऐसा कार्ड होता है जो बैंकिंग से रिलेट करता है, जो फाइनेंस से रिलेट करता है। तो पैन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। अब वो अकाउंट नंबर आपके
बैंक अकाउंट नंबर नहीं होता, वो अलग चीज है। 18 साल के हो जाओगे तो आपको बैंक अकाउंट भी खोलना पड़ता है, लेकिन एक पैन कार्ड क्या होता है, ये एक ऐसा कार्ड होता है जिसमें एक नंबर होता है जिसको बोला जाता है पैन नंबर। क्या बोला जाता है? परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसको पैन नंबर कहते हैं, जो कि एक 10 डिजिट का 10 डिजिट का एक कोड होता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है कि आपका, क्योंकि देखो कभी आप जब भी आप बैंक अकाउंट खोलने जाओगे तो आपको दो चीज जरूर मांगते हैं, एक तो आधार कार्ड कि आप इंडियन सिटीजन हो, कहां के रहने वाले हो, सब कुछ एड्रेस प्रूफ वगैरह रहेगा। दूसरा मांगते हैं पैन कार्ड, जिसमें आपका फाइनेंशियल चीजें सिक्योर होती है। तो जब भी आप कोई बैंक अकाउंट खोलोगे खुद के नाम से तो आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। तो जहां जहां बैंक अकाउंट आपके खुलेंगे वहां वहां पैन कार्ड लिंक रहेगा। तो जहां जहां जिस भी अकाउंट में आपका क्या पोजीशन है, कैसा बैलेंस है, क्या ट्रांजैक्शन है, वो सब पैन कार्ड में स्टोर होता है, और वो सब ट्रेस कौन करता है? आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, और इसी तरीके से पता चलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो ये याद रखना, पैन कार्ड। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी चीज जो हमने चीजें सीखी है, इसी के हेल्प से हम सीखेंगे और सॉल्व करेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 6.2 को, जिसमें कुछ एग्जांपल्स है, सॉल्व करेंगे। मात्र 2 एग्जांपल है, फटाफट से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चा, चलो फटाफट से, चलो फास्ट करें। ओके, अब यहां पे ना एक चीज मैं आपको बताता हूं, इसमें सिंपली ये क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो सिंपली क्या पूछा है पता है? बहुत इजी इजी चीजें पूछी हुई है। मैं आपको बताता हूं, पहले ना इसको मैं थोड़ा सा ना क्रॉस मार्क कर लेता हूं, मतलब लाइनिंग्स खींच लेता हूं, जो कि आपको हेल्प हो जाएगा। फटाफट से, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बहुत ईजी है, मतलब आप इजीली बता सकते हो कि इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ये पर्टिकुलर चीजें हैं जो आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोल रहा है कि ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो, चेक एंड डिसाइड वेदर द इंडिविजुअल हैव टू पे इनकम टैक्स और नॉट। तो जैसे मैंने क्या बताया आपको कि भाई 2.5 लाख के नीचे है और 60 साल से उम्र कम है तो नहीं भरना है, 2.5 लाख के ऊपर जा रहा है 60 साल से कम वाले आदमी को तो भरना पड़ेगा। वही अगर बुजुर्ग आदमी 61 का है, मतलब 60 साल से प्लस है, 5 लाख तक नहीं भरना, 5 लाख के ऊपर भरना। तो वही चीज आपको यहां पे दिया हुआ है कि एक इंडिविजुअल के नाम दिया हुआ है, उनका एज दिया हुआ है और उनका टैक्सेबल इनकम, यानी उनका इनकम कितना है, तो क्या टैक्स उनको भरना पड़ेगा, यस और नो, बस इतना लिखना है और कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। चलो फटाफट से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मिस निकिता नाम की लड़की है, 27 साल की एज है। तो 27 साल की एज है, मतलब एज क्या है, 60 से कम है, तो 27 इज लेस देन 60। ठीक है, एज क्या है 27, 60 से कम है। टैक्सेबल इनकम कितना है, 2,34,000, तो 2.5 लाख से कम हो गया। तो मुझे बताओ 2.5 लाख से कम है और एज भी 60 से कम है, तो क्या इस लड़की को टैक्स भरने की जरूरत है? सीधी सी बात है, नहीं भरने की जरूरत है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि टैक्सेबल इनकम, टीआई बोलूंगा शॉर्टकट में, टैक्सेबल इनकम इज लेस देन 2,34,000। ठीक है, देयरफॉर नो टैक्स विल बी पेड। ठीक है, उसको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप लोग थोड़ा अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन लिख देना कि भाई सिंस द एज ऑफ मिस निकिता इज 27 दैट इज लेस देन 60 एंड टैक्सेबल इनकम इज ऑल्सो लेस देन 2,50,000 यहां पे आएगा। टैक्सेबल इनकम 2,50,000 है। टैक्सेबल इनकम कितना होता है, 2,50,000 से कम है उसका, इसीलिए उसको कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं, खत्म कहानी। वही पूछा है ना, विल हैव टू पे इनकम टैक्स और नॉट, तो हमने बोल दिया नो टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट मिस्टर कुलकर्णी, जिसका एज 36 साल है, 3,27,000 इनकम है। ठीक है, तो अभी आप देखोगे तो एज 36 साल है, मतलब 60 से छोटा है, करेक्ट है। टैक्सेबल इनकम 60 से छोटे वाले के लिए क्या होता है, टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से अगर कम है तो टैक्स भरना नहीं है, 2.5 लाख के ऊपर तो टैक्स भरना है। तो 2.5 लाख से ऊपर है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि टैक्सेबल इनकम इज ग्रेटर देन 2,50,000। 2,50,000 से ज्यादा इसका इनकम आ रहा है तो भाई इस इंसान को टैक्स भरना पड़ेगा। तो देयरफॉर यस, टैक्स पे करना पड़ेगा, टैक्स पे। ठीक है, आप पूरा लिख देना, टैक्स हैज टू पेड। थर्ड क्वेश्चन, मिस मेहता 44 एज की है, उनकी 5,82,000 क्या है उनकी, 5,82,000 सैलरी है। भाई 44 साल में देखो कितना कमा रही है 44 एज है, ऑब्वियसली 44 भी 60 से छोटा होता है, और टैक्सेबल इनकम भी क्या है, 2.5 लाख से ज्यादा कमा रही है जो भी है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ग्रेटर देन 2,50,000 है। तो हम लोग बोल सकते हैं तो देयरफॉर यस, टैक्स भरना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया कितना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, मिस्टर बजाज 60 प्लस है, 64 है ना, तो हम बोल सकते हैं कि भाई इसका जो एज है वो 60 से बड़ा है, और एज अगर 60 से बड़ा होता है तो कौन सा टैक्सेबल इनकम लगता है, 5 लाख वाला एग्जेम्पशन लिमिट लगता है। तो 5 लाख तक उसको कोई टैक्स नहीं भरना है। इसकी इनकम 8 लाख है, इसकी इनकम तो भाई 8 लाख है, क्या लगता है, क्या लगता है, भरना पड़ेगा? भाई बिल्कुल भरना पड़ेगा, क्यों नहीं भरना पड़ेगा, बताओ फटाफट से इसका आंसर। ठीक है, एकदम फास्ट कमेंट होना चाहिए, जितना जल्दी करोगे कमेंट उतना आपके लिए अच्छा बच्चा। ठीक है, उतना आपके लिए अच्छा। चलो फास्ट, रुका हूं मैं आपके लिए रुका हूं, आप लोग का कमेंट देख रहा हूं। चलो फटाफट, जितना फास्ट कर सकते हो उतना आपके लिए अच्छा।
तो यहां पे सीधी सी बात है भाई, जब एज 60 से बड़ी है तो जो टैक्सेबल इनकम होगा वो क्या आना चाहिए, 5 लाख से छोटा है तो टैक्स भरने की जरूरत नहीं। तो यहां पे जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख से बड़ा है, तो देयरफॉर यस टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड लास्ट में है मिस दे सिल्वा, डे सिल्वा बोलो, डी सिल्वा बोलो, जो भी बोलना है बोलो, अलग अलग नाम होते हैं तो कोई दिक्कत की बात तो है नहीं भाई अलग अलग नाम होने से, है कि नहीं बच्चा? ठीक है, चलो तो एक आखिरी क्वेश्चन। 81 इनकी एज है, बहुत काफी एजेड है, तो 81 हमेशा बड़ा होता है 60 से, तो इसका टैक्सेबल इनकम कितना होना चाहिए? 60 साल के प्लस आदमी को 5 लाख है तो भरने की जरूरत नहीं। तो 5 लाख है क्या? नहीं है। तो 5 लाख से कम है ना, तो भरने की जरूरत है नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं टैक्सेबल इनकम छोटा है 5 लाख से, टैक्सेबल इनकम इज लेस देन 5 लाख, ठीक है, लेस देन 5 लाख, तो देयरफॉर नो टैक्स विल बी पेड, याद रखना। तो इस तरीके से हमने पांचों एग्जांपल का आंसर जो है बहुत ही सिंपल तरीके से हमने यहां पे लिख दिया। तो आप देख सकते हो कितना इजी होता है इस तरीके के एग्जांपल को सॉल्व करना। ठीक है, क्लियर है बच्चा? उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो देखो एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आपको पूछेगा बताओ टैक्स भर सकते हैं कि नहीं, तो बस दो चीज दिमाग में रखना है, क्या 2.5 लाख से कम है, एज भी 60 से कम है तो नहीं भरना। ठीक है, 60 से कम एज है लेकिन 2.5 से ज्यादा है तो भरना। दूसरा कंडीशन, एज 60 से प्लस है और 5 लाख से कम है तो नहीं भरना। एज 60 से प्लस है और 5 लाख से ज्यादा है तो भरना। तो ये दो चीज कंडीशन है, आपको बस ध्यान में रखना है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एक आखिरी क्वेश्चन है इस 6.2 का, और इस चैप्टर का भी आप देख सकते हो प्रैक्टिस सेट 6.2 का। बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चन है, रियल लाइफ सिचुएशन वाला क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, काफी ज्यादा सॉल्व करने में मजा भी आएगा। चलो क्या बोल रहा है, करतार सिंह है जिसकी एज 48 ईयर है, एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, उसकी मंथली इनकम अलावेंस डिडक्ट होने के बाद कितनी है, 42,000 उसकी मंथली इनकम है। जब कटने बहुत सारी चीजें कटती है ना, पीएफ वीएफ कटता है, वो सब चीजें हर महीने वो क्या करता है, 3,000 जीपीएफ को भरता है। ठीक है, जैसे प्रोविडेंट फंड होते हैं वो भरता है। ही हैज ब्रॉट 15,000 वर्थ ऑफ एनएससी, नेशनल सर्विस सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, जैसे शेयर मार्केट में पैसा डालना होता है वैसे एनएससी होता है। तो हर महीने वो क्या कर रहा है, 3,000 रुपए जीपीएफ को डाल रहा है, हर महीने 15,000 रुपए एनएससी को डाल रहा है, और डोनेट भी कर रहा है। भाई कितना ईमानदार अच्छा आदमी है, 12,000 रुपए हर महीना पीएम रिलीफ फंड में डोनेट कर रहा है। तो सोचो कितना दिलदार आदमी है ना। और हमें को पूछा है कि इसका इनकम टैक्स कितना आएगा, इसका इनकम टैक्स कितना आएगा, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो चलो फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि मिस्टर करतार सिंह जो है उसका जो मंथली इनकम है वो कितना है भाई, 42,000 रुपीज है। 42,000 रुपीज लिख दिया हमने, कितना है 42,000 रुपीज, ऐसा उन्होंने लिख के दिया हुआ है। अब उसका ईयरली इनकम निकालेंगे, क्योंकि जब भी इनकम टैक्स की बात होती है तो हमेशा साल के इनकम की बात होती है, ये मंथली इनकम है, तो देयरफॉर ईयरली इनकम निकालेंगे हम लोग। तो देयरफॉर ईयरली इनकम इज इक्वल टू, ये जो महीने का 42,000 आ रहा है, बस इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कितना आएगा कैलकुलेट कर लो भाई। 42 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 4, 2 4 8, 0 1 2 2, 1 4 4, 4 8 2 10, 0 504। तो इसका आंसर आ जाएगा 504 और आगे 1 2 3 0। मतलब कितना कमा रहा है ये इंसान, 5 लाख रुपया कमा रहा है, 5,04,000 रुपीज कमा रहा है। अब देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई इसका एज 48 ईयर है, 48 साल का एज है, यानी 60 से कम है, और ये कमा भी 5 लाख रुपया रहा है, मतलब ऑब्वियसली टैक्स तो इसको भरना ही भरना है, और इसीलिए तो पूछा है ना कितना भरना है, कैलकुलेट करो। तो हमने निकाल दिया भाई उसका ईयरली इनकम 5,04,000 है। अब मिस्टर करतार जो है उसका इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, यानी कितना वो खर्च कर रहा है। तो मिस्टर करतार इन्वेस्टमेंट, मिस्टर करतार इन्वेस्टमेंट कितना है, तो अगर आप देखोगे तो भाई सबसे पहले तो इन्वेस्ट कहां कर रहा है कि भाई 3,000 रुपए, मतलब मेरे को 3,000 करना पड़ेगा जीपीएफ में जो डाल रहा है, मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे साल भर वो हर महीने डाल रहा है। उसके बाद उसने एक ही बार 15,000 के एनएससी सर्टिफिकेट्स के ऊपर इन्वेस्ट किया है, मतलब 15,000 रुपया और उसने खर्च किया है। ठीक है, 15,000 और खर्च किया है, तो ये उसका इन्वेस्टमेंट हो गया। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, 12 3 जा होता है 36,000 प्लस 15,000 एंड दैट विल बी इक्वल टू 51,000 रुपीज। ठीक है, 51,000 रुपीज। तो इतना उसका क्या है, इन्वेस्टमेंट है। साथ ही में वो बंदा डोनेट भी करता है, तो डोनेशन अमाउंट भी लिख दो। ठीक है, डोनेशन अमाउंट कितना कर रहा है वो, पूरे साल भर में कितना कर दे रहा है भाई, 12,000 रुपए भाई डोनेट भी कर दे रहा है। बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत पैसा है उसके पास। ठीक है, तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे एक चीज निकालना है। क्या निकालना है भाई, सभी लोग को पता है कि भाई जो भी आपका इनकम होगा या फिर जो भी आपका टैक्सेबल इनकम होगा वो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल जो इनकम हो जाएगा, ईयरली इनकम या फिर जो भी आप बोल सकते हो, वो क्या हो जाएगा,
ठीक है, जो आपका पूरा इनकम था। अब मैं लिखता हूं यहां पे टैक्सेबल इनकम, क्योंकि भाई टैक्स किसके ऊपर देना होता है, टैक्सेबल इनकम के ऊपर देना होता है। वो कैसे कैलकुलेट कर लूंगा, तो जो भी उसका ईयरली साल का जो इनकम है उसको माइनस करना पड़ेगा, जो भी उसका क्या है इन्वेस्टमेंट है, जो भी उसका इन्वेस्टमेंट है प्लस जो भी वो डोनेशन करता है, क्योंकि उसको भी तो माइनस करना पड़ेगा ना। तो इन्वेस्टमेंट प्लस डोनेशन, तो यानी कि जो आपका टैक्सेबल इनकम बन रहा है उस व्यक्ति का, जो करतार सिंह है, टैक्सेबल इनकम जो बन रहा है वो बनेगा। ईयरली इनकम कितना कमा रहा है, पूरे साल भर में वो कमा रहा है 5,04,000 रुपया, 5,04,000 रुपया कमा रहा है, माइनस इन्वेस्टमेंट प्लस डोनेशन। तो इन्वेस्टमेंट टोटल है उसका 51,000 रुपीज और डोनेशन 12,000 है, तो माइनस कर दो 51,000 प्लस 12,000, ठीक है। तो हो जाएगा कितना, दैट इज 5,04,000 माइनस 51 प्लस 12 होता है 63 हो जाएगा, 63,000 माइनस कर दो, तो ये आपका आ जाएगा टैक्सेबल इनकम। माइनस करो 5,04,000 में से 63,000 माइनस करो फास्ट, चलो फटाफट से। 5,04,000 में से 63 से माइनस होगा तो 4,41,000 बचेगा, ठीक है, 4,41,000 रुपीज बचेगा। तो ये उसका क्या है, टैक्सेबल इनकम। अब इसके ऊपर उसको टैक्स देना है, तो ऑब्वियसली ये जो इनकम है वो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं 5% लगेगा। ये रूल मैंने आपको नहीं बताया था, लेकिन एक रूल है। वैसे तो अभी बहुत सारे रूल चेंज हो चुके हैं, ये पिछले 4 साल 5 साल पुराना सिलेबस है आपका, लेकिन आज के डेट में आप देखोगे तो हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, ठीक है, उन्होंने काफी सारे चेंजेस किए हैं, बहुत सारे मीम भी बनते हैं, आपने देखे होंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर बहुत से अलग से रूल लगेंगे। अभी क्या लगेंगे मैं बताता हूं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि भाई इसका जो स्लैब आएगा, ठीक है, टैक्स स्लैब की बात करें तो हम लोग लिखेंगे यहां पे देयरफॉर मिस्टर करतार सिंह टैक्सेबल इनकम फॉल्स इन टैक्स स्लैब ऑफ 2 लाख, मतलब कहां से कहां तक है, 4,41,000 है, मतलब 2,51,000 से बड़ा है ना, तो 2,51,000 से लेके 5 लाख के अंदर अंदर उसका सैलरी है, मतलब टैक्सेबल इनकम है, तो इसीलिए इसके अंदर फॉल होता है। तो देयरफॉर इसके ऊपर कितना लगेगा, 5% का इनकम टैक्स लगेगा। तो देयरफॉर जो 5% रहेगा वो उसका क्या बन जाएगा, इनकम टैक्स रहेगा, ठीक है बच्चा। तो देयरफॉर 5% ऑफ, मतलब ऐसा लिख सकते हो आप इसको, देयरफॉर इनकम टैक्स ऐसा लिखो आप, देयरफॉर इनकम टैक्स विल बी इज इक्वल टू 5% ऑफ टैक्सेबल इनकम। तो चलो फटाफट से इनकम टैक्स निकालते हैं, ठीक है, टैक्सेबल इनकम का। फिर उसके बाद और भी 2 चीज़ ऐड होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एडुकेशन सेस। अभी वो सब चीज़ एक साथ लगती है, लेकिन बहुत सारी पहली चीज़ें होती थी, एडुकेशन का लगता था, एडुकेशन सेस लगता था, उसके अलावा बहुत सारी और चीज़ लगती थी। तो फटाफट से पहले मैं इनकम टैक्स निकालता हूँ, चलो करें माइनस, चलो फटाफट से, ठीक है, चलो ठीक है। इनकम टैक्सेबल इनकम 5% किसका लगेगा, टैक्सेबल इनकम माइनस जो उसका छूट है, क्योंकि 2.5 लाख तक भरने की जरूरत नहीं होती ना इंसान को, आपको पता है ना, 2.5 लाख तक अगर 60 से एज कम है, 48 एज है ना, तो 2.5 लाख से नीचे उसको भरने की जरूरत नहीं, तो 2.5 लाख तो माइनस हो जाएगा ना उसके इनकम में से, टोटल में से। तो कितना आ जाएगा आंसर, 5% मतलब 5/100 मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल इनकम कितना है उसका, 4,41,000 है ना, कैलकुलेट किया था तो 4,41,000 आया था क्या, देखो 4,41,000 है और उसमें से 2.5 लाख माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2,50,000, ठीक है। यही कैलकुलेशन बहुत टफ होता है, टफ नहीं होता, थोड़ा लेंथी एग्जांपल है और कुछ नहीं, बहुत लेंथी है लेकिन बहुत इजी भी होता है, ठीक है। चलो फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो 5/100 मल्टीप्लाई बाय 4,41,000 में से 2.5 लाख माइनस कर दो, कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा फटाफट से, 1,91,000 बचेगा, कितना, 1,91,000 बच रहा है, ठीक है, 1,91,000, ठीक है। 2 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लो, 5 0 0, 5 1 5, 5 9 45, 4 कैरी, 5 1 5, 6 7 8 9, तो 9,550 रुपया इसका क्या आ रहा है, इनकम टैक्स आ रहा है। लेकिन सिर्फ इतना ही भरना है क्या उसको, नहीं, उसके साथ में और भी चीजें भरनी पड़ती है, जैसे कि एडुकेशन सेस होता है, ठीक है, सेकेंडरी एंड हायर एडुकेशन सेस होता है। तो एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहला निकालेंगे एडुकेशन सेस, 2% होता है, ठीक है, पहला निकालेंगे एडुकेशन सेस, देखो यहां पे ध्यान से, ये सब चीजें जो है वो ऐड हो जाएगी। तो एडुकेशन सेस जो होता है वो 2% होता है ऑफ इनकम टैक्स, 2% ऑफ इनकम टैक्स। तो 2% मतलब 2/100, इनकम टैक्स कितना आया, 9,550, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, 0 0 कैंसिल, इसका वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा, करो सॉल्व करो इन दोनों को, 955 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 कर लो, तो इसका आंसर आ जाएगा 191 आ जाएगा, ठीक है, 191 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 191, ठीक है, ये एक चीज आ गया। तो इसको भी ऐड करना है। फिर एक और साथ में एडुकेशन सेस के अलावा और भी 2 चीज आ जाती है, दैट इज सेकेंडरी एंड हायर एडुकेशन सेस, 1% होता है,
ठीक है ना, सेकेंडरी, ये सेकेंड चीज है, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, मतलब कितना एजुकेशन का पैसा लग रहा है, देखो टैक्स में ये कितना होता है, ये 1% होता है, 1% ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, इसको भी ऐड कर लो, जो कि होता है 1%, मतलब 1/100 मल्टीप्लाई बाय इनकम टैक्स 9550 आया था, 0 के कैंसिल, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका वैल्यू आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट कितना आ जाएगा 95.50, कितना आ जाएगा 95.50 आ गया। तो ये आपका आ गया सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन का सेस, मतलब उसका टैक्स आ गया, ठीक है। अब टोटल इनकम टैक्स निकालेंगे, ठीक है, टोटल इनकम टैक्स निकालेंगे, तो देयरफॉर फाइनल जो आपको भरना है टोटल इनकम टैक्स इज इक्वल टू कितना रहेगा, जो उसने पहले कमाया, क्या कमाया, मतलब जो उसका ये था, क्या बोलते हैं, जो इनकम आया उसको कितना 9550, तो इनकम टैक्स टोटल इनकम टैक्स कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका इनकम टैक्स प्लस एडुकेशन का जो सेस लग रहा है उसको, एडुकेशन सेस जो लग रहा है, प्लस जो सेकेंड, ठीक है, जो सेकेंडरी वाला है, सेकेंडरी ये वाला, एंड हायर एजुकेशन सेस, हायर एजुकेशन सेस, इन सबको प्लस करना है। तो क्या हो जाएगा, इनकम टैक्स था 5990 था, करे कितना था 9590, माफ करना, कितना था 9550 था, माफ करना, प्लस एजुकेशन सेस उसको कितना लग रहा था, देखो पीछे एजुकेशन सेस कितना लगा था भाई, 191 रुपया लगा था उसको एजुकेशन का, 191 प्लस सेकेंडरी वाला अभी अभी कैलकुलेट किया 95 रुपीज 50 पैसे, इन सभी वैल्यू को प्लस करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो प्लस कर लो भाई, फटाफट से प्लस कर लो, कितना आ रहा है 9836.5, ठीक है, तो 9836.50 रुपीज, मतलब उस करतार सिंह को कितना टैक्स भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को, 9836.50 पैसे उसको टैक्स भरना पड़ेगा। तो इस तरीके से ऐसे एग्जांपल्स को बच्चा सॉल्व किया जाता है, बहुत इजी होता है, और उम्मीद कर रहा हूं आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। क्लियर है, बहुत इजी था। तो इसी के साथ आप देख सकते हो ये जो छोटा सा प्रैक्टिस सेट था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, इफेक्टिव और साथ में फ्यूचरिस्टिक जो ये प्रैक्टिस सेट था, ये होता है कंप्लीट। और इसी के साथ ये जो चैप्टर है जिसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग, ये भी होता है कंप्लीट। और उम्मीद करता हूं आपको हमारे साथ पढ़ के काफी ज्यादा मजा आया होगा, ठीक है। तो बस ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई करते रहो, और अपने दोस्तों को ये वीडियो को जरूर से शेयर करना, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो प्लीज उनको ये जरूर से शेयर करना इस वीडियो को, ठीक है। आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और पहली बार आए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, ठीक है दोस्तों। जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।